हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अशोक के अभिलेख। पहले हम समझते हैं ये हमारे लिए कहाँ का इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास में तो अशोक के अभिलेखों के बारे में आता ही है। साथ में जो अभी टॉपिक जुड़ा है कला और संस्कृति, इसमें भी हम अशोक के अभिलेखों को उसी तरीके से शामिल कर सकते हैं जैसे कि हम प्राचीन इतिहास में करते हैं। तो प्राचीन इतिहास के साथ साथ कला और संस्कृति वाले टॉपिक में भी अशोक के अभिलेख इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्जाम में इससे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अशोक के जो अभिलेख है उनको किन किन विद्वानों के द्वारा पढ़ा गया या उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की गई। तो जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे डॉक्टर D.R. भंडारकर, इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था कि इन्होंने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा था। तो क्वेश्चन आएगा कि किस इतिहासकार के द्वारा अशोक का जो इतिहास है वो अभिलेखों के आधार पर लिखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D.R. भंडारकर हो जाएगा। तो सबसे पहली बार D.R. भंडारकर के द्वारा अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा गया। उसके बाद 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी। दिल्ली में जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने। और सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर जो महोदय थे उनके द्वारा दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा गया था। तो क्वेश्चन सीधे मिल सकता है कि दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? टिफेन थेलर के द्वारा की गई थी। इसके बाद एक स्तूप है जिसका नाम है कांगनहाली, जो कर्नाटक में है। उस स्तूप में अशोक को रान्यो अशोक कहा गया है। तो ये जो स्तूप है कांगनहाली स्तूप जो कर्नाटक में है, उसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? हमें रान्यो अशोक मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अशोक के जो अभिलेख, इसका विभाजन किस तरीके से किया गया है। तो अशोक के अभिलेख को हमने 3 भागों में बांटा है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अब इसके बाद जो शिलालेख है, शिलालेखों को भी हमने 2 भागों में बांटा है: वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभ लेखों को भी 2 भागों में बांटा है: दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। और जो गुहा लेख होते हैं, ये क्या होते हैं? जो गुफाओं में उत्कीर्ण लेख होते हैं, है ना। गुफा के अंदर जो उत्कीर्ण लेख है उसे हम क्या कहते हैं? गुहा लेख कहते हैं। तो शिलालेखों को वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख में बांटा, स्तंभ लेख को दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख में, और गुहा लेख को हम जो गुफाओं में उत्कीर्ण होते हैं इसी में बांटा। अब हम देखते हैं कि आखिर इसके अभिलेखों की भाषा कौन कौन सी थी। तो अगर हम देखें तो अभिलेखों की जितनी भी भाषाएं थी वो सारी प्राकृत थी, लेकिन भाषा प्राकृत है, लेकिन लिपि कौन सी थी? तो लिपि इसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइकी और यूनानी 4 प्रकार की लिपियों का इस्तेमाल किया गया था। भाषा पूछी जाएगी तो भाषा प्राकृत आएगी, लिपि पूछी जाएगी तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइकी और यूनानी लिपियां होगी। जो लघु शिलालेख है, जो हम देख रहे हैं, शिलालेखों में वृहद और लघु 2 प्रकार के शिलालेख है। तो जो लघु शिलालेख है और जो स्तंभ लेख है और साथ ही साथ जो गुहा लेख है, इन सब की लिपि क्या है? केवल और केवल ब्राह्मी है। तो लघु शिलालेख, साथ ही स्तंभ लेख और गुहा लेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। भाषा प्राकृत है, लिपि इसमें ब्राह्मी है। और भारत के बाहर जितने भी पाए गए शिलालेख हैं उनमें से कुछ शिलालेखों की जो लिपि है वो खरोष्टी, अरमाइकी और यूनानी है। तो भारत के अंतर्गत पाए जाने वालों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। वहीं भारत के बाहर पाए जाने वाले कुछ शिलालेखों की लिपि कैसी थी? खरोष्टी, अरमाइकी या फिर यूनानी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे कहाँ भारत के बाहर मिले हैं। तो जो शाहबाजगढ़ी और जो मनसेहरा का जो अभिलेख है, ये दोनों पाकिस्तान में है। तो इनकी लिपि क्या थी? खरोष्टी लिपि थी। वहीं तक्षशिला से जो प्राप्त हुआ है, इसकी लिपि क्या थी? अरमाइकी लिपि हुआ करती थी। कंधार से जो प्राप्त हुआ है, इसकी लिपि थी यूनानी, अरमाइकी दोनों थी, तो द्विभाषी थी। तो क्वेश्चन आएगा कि जो अशोक के अभिलेख है जो
किस ऐसे स्थान से प्राप्त हुए जहां दो लिपि द्विभाषिक लिपि का इस्तेमाल किया गया? तो कंधार, कंधार से जो अभिलेख प्राप्त हुए इसकी लिपि कैसी थी? द्विभाषिक थी। और जो जलालबाद है, जलालबाद से प्राप्त जो अभिलेख है इसकी लिपि कैसी थी? अरमाइक लिपि थी। ठीक है, तो शाहबाजगढ़ी में खरोष्टी लिपि हुआ करती थी। तक्षशिला से प्राप्त में अरमाइक लिपि थी। कंधार से, तो कंधार में द्विभाषिक यूनानी और अरमाइक दोनों का इस्तेमाल था। और जलालबाद से जो प्राप्त अभिलेख है इसमें अरमाइक लिपि का ही यूज हुआ था। अब हमने जिस तरीके से शिलालेख देखे, तो शिलालेखों को हमने क्या किया था? शिलालेख थे इसको हमने दो भागों में बांटा था, वृहद और लघु। तो वृहद कितने शिलालेख होते हैं? 14 वृहद शिलालेख मिले हैं। लेकिन कितने स्थानों से प्राप्त हुए? तो ये सिर्फ और सिर्फ 8 स्थानों से प्राप्त हुए। 14 शिलालेख है लेकिन 8 स्थानों से प्राप्त हुए। 8 स्थान कौन कौन से हैं? शाहबाजगढ़ी पेशावर, मानसहरा हजारा, कालसी देहरादून, सोपारा महाराष्ट्र, गिरनार गुजरात, धौली ओडिशा, एरागुंडी आंध्र प्रदेश और जौगढ़ ओडिशा। तो इस तरीके से हमें 8 स्थानों से टोटल 14 वृहद शिलालेख हमें क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। इसे हम सीधे सीधे याद करना होगा कि कौन सा शिलालेख किस स्थान पर है। जैसे शाहबाजगढ़ी पेशावर में है, मानसहरा हजारा में है, कालसी जो है देहरादून में है, सोपारा महाराष्ट्र, गिरनार गुजरात में है, धौली ओडिशा में है, एरागुंडी आंध्र प्रदेश में है और जौगढ़ जो है वो ओडिशा में स्थित है। अब हम देख लेते हैं लघु शिलालेखों को। तो शिलालेख को हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। कौन कौन से? वृहद और लघु। वृहद हमने पढ़ लिए, वृहद 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे। अब हम लघु देख लेते हैं। तो जो लघु शिलालेख है ये 2 प्रकार के हैं। पहले प्रकार में क्या है? अशोक का नाम मिलता है। पहले प्रकार के जो शिलालेख है लघु शिलालेख, इसमें अशोक का नाम मिलता है। तो किस किस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो जो मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलम, यहाँ के शिलालेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक। और जो दूसरे प्रकार के लघु शिलालेख हैं इसमें हमें अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है? अशोक के धम्म, जो अशोक ने धम्म चालू किया था उसके बारे में जानकारी मिलती है दूसरे प्रकार के लघु शिलालेखों से। और पहले प्रकार के लघु शिलालेखों से हमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि अशोक का जो धम्म है वो क्या था? तो अशोक का जो धम्म है वो नैतिक नियमों की संहिता थी। मीन्स हम जिस तरीके से नैतिक काम करते हैं, नैतिक हमारे विचार होते हैं, तो जो नैतिक नियम अशोक ने अपने साम्राज्य में विस्तारित किए थे या लागू किए थे, उनकी जो संहिता थी, जैसे हम एक किताब के रूप में देख सकते हैं, तो एक जो संहिता बनाई गई थी उसे ही क्या कहते थे? धम्म कहते थे। और इसकी परिभाषा कहाँ मिलती है हमको? अशोक के धम्म की परिभाषा ये हमें राहुलोवाद सूक्त में मिलती है। ठीक है, राहुलोवाद सूक्त में हमें अशोक के धम्म की परिभाषा मिलती है। देख लीजिए मास्की लघु शिलालेख है। यहाँ पर अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। क्वेश्चन सीधा आएगा कि अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है? तो ये हो जाएगा मास्की अभिलेख। फिर है भ्राबू, यहाँ पे कार लगनी थी, भ्राबू या विराट अभिलेख जो है इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? प्रियदर्शी मिलता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अशोक का नाम प्रियदर्शी किस शिलालेख में हमें देखने को मिलता है? तो यहाँ हो जाएगा भ्राबू या विराट शिलालेख। इसके बाद जो नेट्टूर और उदयगोलम जो शिलालेख है, यहाँ से अशोक का नाम अशोक मिलता है। गुर्जरा जो मध्य प्रदेश दतिया में है, यहाँ से भी अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। और जो एरागुंडी जो शिलालेख है, यहाँ पर जो लिपि लिखी गई है, ये लिपि लिखने की जो शैली है ये बाएं से दाएं है और फिर दाएं से बाएं है। ठीक है, कैसी है? बाएं से दाएं है और दाएं से फिर वापस बाएं है। मतलब ऐसा स्टार्ट होता था यहाँ से और फिर इधर से शुरू नहीं करेंगे, वो वापस इधर से शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखना स्टार्ट किया तो हम क्या करते हैं? यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ तक गए और उसके बाद हम वापस, हमारी लाइन खत्म हुई तो हम यहाँ से वापस से शुरू करते हैं। लेकिन जो इसके शिलालेख लिखे तो इन्होंने बाएं से लिखना शुरू किया, दाएं, और फिर यही जैसे हमारा पैराग्राफ खत्म होता है, लाइन खत्म होती है, इसके बाद उन्होंने वापस इधर से शुरू कर दिया, फिर यहाँ से फिर इधर से शुरू कर दिया। तो इस तरीके से एरागुंडी शिलालेख जो है, यहाँ पर हमें लिखने की जो अभिलेख लिखने की जो शैली है वो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं है, जिसको हम ब्रुस्टोफेडन लिपि कहते हैं। ठीक है, ब्रुस्टोफेडन कहते हैं बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखने को। तो ये हो गए हमारे लघु शिलालेख।
अब हम देखते हैं स्तंभ लेखों के बारे में। तो स्तंभ लेखों को भी हमने दो भागों में बांटा था, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। तो जो हमारे स्तंभ लेख है वो कौन कौन से देख लीजिए। इसमें है पहला दिल्ली चौपड़ स्तंभ लेख, ठीक है। दिल्ली चौपड़ स्तंभ लेख ये हमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से प्राप्त होता है। और इसको दिल्ली किसके द्वारा लाया गया, तो फिरोज शाह द्वारा इसको दिल्ली लाया गया था, ठीक है। फिरोज शाह जो तुगलक हुए हैं उनके द्वारा इसे दिल्ली लाया गया था, दिल्ली चौपड़ स्तंभ लेख को। दूसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख कहाँ था, मेरठ में था, लेकिन इसे भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया था। तीसरा है प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ लेख। ये पहले कहाँ था, पहले जो प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ लेख है ये पहले कौशाम्बी में हुआ करता था। फिर अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया। तो अकबर द्वारा जो प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ लेख है इसे कहाँ रखा गया, अकबर के द्वारा इलाहाबाद में रखा गया था। और ये पहले प्राप्त कहाँ से हुआ था, कौशाम्बी से। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी रचना कवि हरिसेन के द्वारा की गई थी। और इसी अभिलेख के ऊपर, इसी स्तंभ लेख के ऊपर अपना दूसरा अभिलेख जहांगीर के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। तो ये वाला जो प्रयाग स्तंभ लेख है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहले कौशाम्बी में था, फिर अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद लाया गया। इसकी रचना किसने की थी, तो कवि हरिसेन के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और इसी के ऊपर दूसरा अभिलेख जहांगीर के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ लेख। इसके बाद होता है रामपुरवा स्तंभ लेख। तो ये बिहार के चंपारण जिले के रामपुरवा स्थान से प्राप्त होता है। फिर है लोरिया अरराज का स्तंभ, ये भी बिहार के चंपारण से। और है लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ, ये भी हमें बिहार के चंपारण से ही प्राप्त होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, स्तंभ लेख जिसमें दीर्घ और लघु दोनों ही शामिल है। इसके बाद आता है गुहा लेख। तो गुहा लेख क्या होते हैं, गुहा लेख वो होते हैं जो गुफाओं के अंदर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। तो गुहाएं या गुफा, इन सभी में जो लेख होते हैं, तो ये गुफा क्या होती है, गुफाएं या गुफा, इसको हम क्या कहते हैं, ये अपने आप में एक विहार हुआ करते थे। इसका अर्थ क्या होता था कि इसका निर्माण जो आजीवक संप्रदाय थे उनके साधु संतों के निवास हेतु मतलब इसका निर्माण करवाया गया था। इन जितनी भी गुहाएं हैं इनका निर्माण किसके लिए करवाया गया था, जो आजीवक संप्रदाय के साधु हुआ करते थे उनके निवास के लिए करवाया गया था। और गुहा लेख जो है ये हमें देखने को मिलते हैं अशोक के समय पर ही। तो बिहार के जहानाबाद में स्थित जो बराबर या वाणावर की जो पहाड़ियां है इनको काटकर 4 प्रशस्त गुफाएं का निर्माण करवाया था किसने, अशोक ने। तो बिहार के जहानाबाद में जो बराबर पहाड़ियां है इनको काट के 4 प्रस्तर गुफाओं का निर्माण करवाया था, गुफा विहारों का, किसके द्वारा, अशोक का। कहाँ पर, बिहार में, ठीक है। और ये कौन कौन सी जगह पर है, कौन कौन सी बिहार में कौन कौन सी गुफाएं है, ये 4, ये है सुदामा गुफा जिसे नयग्रोथ गुफा भी कहते हैं। फिर है विश्व झोपड़ी, तीसरा है कर्ण की चौपड़ या चौपाल गुफा, और चौथी है लोमस ऋषि की गुफा। तो बिहार के जहानाबाद में कितनी हमको गुफाएं देखने को मिलती है, 4, और ये चारों के नाम हमें अच्छे से याद रखना है। और ये जो गुफाएं हैं ये किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगी ये रॉक कट आर्किटेक्चर, मतलब कि पत्थर जो था, एक पत्थर, इस पत्थर को काट कर ही गुफा बनाई गई है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर। तो पूछा जा सकता है कि रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे प्राचीन उदाहरण क्या है, तो सबसे प्राचीन उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, गुहा लेख या फिर गुफाएं या गुहाएं जिसे भी हम कहते हैं, जो विहार के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अशोक के अभिलेख, जिसमें हमने अशोक के अभिलेखों के बारे में सामान्य जानकारी, विभाजन, वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, इन सभी के बारे में डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।